नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एसटी लीडरशिप समिट को किया संबोधित। कहा, अनिश्चितताओं के दौर में आत्मविश्वास से भरा है भारत। आशंकाओं के बादल हटाकर आकांक्षाओं के विस्तार की ओर अग्रसर है देश। देश कर रहा है पुण्यतिथि पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद। अलग अलग हिस्सों में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए बाबा साहेब के आदर्श प्रासंगिक। बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास को लेकर बवाल। भाजपा ने टीएमसी पर लगाया हुमायूं कबीर को शह देने का आरोप। कहा, वोट बैंक का एजेंडा सेट करने में जुटी है टीएमसी। राष्ट्रपति पुतिन के डिनर पर न्योता न मिलने के कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी आक्रामक। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करने की दी सलाह। सोनिया गांधी के बयान पर भी भाजपा का पलटवार। कहा, बीजेपी सरकार सुधार रही है कांग्रेस की गलतियां। इंडिगो संकट को लेकर सरकार सख्त। नागर विमानन मंत्रालय ने रिफंड का दिया निर्देश। डीजीसीए ने ऑपरेशनल फेलियर के लिए इंडिगो के सीईओ को दिया कारण बताओ नोटिस। तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से की अपने नाम। यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच और विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। और आइए अब शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में एसटी लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से नए भारत के लिए गुलामी की मानसिकता को पछाड़ने को आगे बढ़ने का आह्वान किया। वहीं प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में बीते 1 दशक में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि अनिश्चितताओं के इस दौर में भारत ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर पूरी दुनिया के लिए एक नजीर पेश की है। नई दिल्ली में एचटी लीडरशिप समिट को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के ग्रोथ इंजन भारत की उपलब्धियों को सराहा। 8% से अधिक विकास दर के आंकड़े को पीएम ने उस मूलभूत बदलाव का परिणाम बताया जो भारत में 1 दशक में आया है। पीएम ने कहा कि आज भारत गुलामी की मानसिकता से छुटकारा हासिल करके आगे बढ़ रहा है। इस मानसिकता का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत की जबरदस्त ग्रोथ रेट को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नहीं कहा जाता, लेकिन जब भारत की विकास दर बहुत कम थी तब इसे हिंदू संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। ये टर्म उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया। पीएम ने कहा कि गुलामी की मानसिकता ने शासन की अप्रोच को भी नुकसान पहुंचाया। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद देशवासियों पर विश्वास और उन तक पहुंचने की नीति को आगे बढ़ाया गया है। पीएम ने बैंकों और बीमा कंपनियों में पड़े आम लोगों के हजारों करोड़ रुपए उन्हें ढूंढ कर उन तक पहुंचाने के सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। अब तक करीब 500 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को हम दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है, ले जा। सौर ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बीते 1 दशक में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए पीएम ने वाराणसी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मिसाल दी। 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर जितना कार्बन उत्सर्जन रुकता उतना इस पहल से अकेले काशी में रुक गया है। इससे हर रोज डेली 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से
हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। पीएम ने कहा कि हमारी गति कांस्टेंट है, हमारी डायरेक्शन कंसिस्टेंट है और हमारा इंटेंट नेशन फर्स्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 70वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर उन्हें पूरे देश में बहुत ही श्रद्धा के साथ याद किया जा रहा है। हर साल 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और पटना समेत देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और अटूट प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्रीय मार्ग को निरंतर दिशा देती है। उन्होंने पीढ़ियों को मानव गरिमा को बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हमारे मार्ग को उनके आदर्श यूं ही आलोकित करते रहें। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्थित रेल भवन में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस सपने को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जिसमें आज़ादी के बाद से 60 साल तक बगैर मकान के लोग रह रहे थे। इलाज के लिए उनके प्रावधान नहीं थे। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कदम आगे बढ़ाए गए, सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में ये सार्थकता के साथ में कदम आगे बढ़ाए गए। देश के अलग अलग राज्यों में भी इस खास मौके पर बाबा साहेब को याद किया गया। मुंबई में चैत्य भूमि में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित समारोह में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर सीएम योगी ने निशाना साधा। तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं। दिन की शुरुआत बाबा साहब को इस परिनिर्वाण स्थली पे प्रणाम करके किया है और बाबा साहब का मार्गदर्शन, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलें और देश को आगे लेके जाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि एक महान विचारक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज में समानता, न्याय और इंसानियत की रक्षा के लिए समर्पित की। उनका संघर्ष न सिर्फ जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ था, बल्कि उन्होंने समाज को मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज टीएमसी निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो उनके साथ उनके समर्थक भी नजर आए। वहीं अराजक तत्वों ने राष्ट्रीय राजमार्ग तक अवरुद्ध कर दिया। बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन आज जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो ममता बनर्जी सरकार का पूरा प्रशासन मदद करता हुआ नजर आया। और इस दोहरे रवैये पर बीजेपी ने टीएमसी और हुमायूं कबीर पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि ममता दीदी वोट बैंक की खातिर बंगाल में लोगों को बांटने का काम कर रही हैं। बंगाल में बाबरी पर बवाल, हुमायूं कबीर ने रखी मस्जिद की नींव, बीजेपी का ममता सरकार पर आरोप, विधायक का निलंबन केवल राजनीतिक ड्रामा,
साधने में जुटी है ममता वोट बैंक का एजेंडा। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिकता के रंगों ने सियासत का पारा बढ़ा दिया है, जिसके केंद्र में है टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने पहले की गई घोषणा को हकीकत में बदलते हुए बेलडांगा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में मस्जिद की नींव रख दी। इस दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि जैसा उन्होंने कहा था वो कर दिखाया। আমি আজকে আবার আপনাদের কাছে ঘোষণা করছি, বাবরি মসজিদ নির্মাণ হবে, কোনো শক্তি আটকাতে পারবে না। আটকাতে আসলে আমাদের জীবনের বিনিময়ে তার মোকাবেলা করবে, আমাদের জীবনের বিনিময়ে মোকাবেলা করব, শহীদ হয়ে যাব, হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করব, কিন্তু বাবরি মসজিদ হবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে, বাবরি মসজিদ হবে। इससे पहले टीएमसी से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद के निर्माण का विचार मुस्लिम आबादी के आधार पर आया है और मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनेगी जिसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। उन्होंने ये भी कहा कि यदि बाधा डाली गई तो हम अपने जीवन की कीमत पर इसका सामना करेंगे। हुमायूं कबीर ने विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी अपील की। उनके अनुसार राज्य की 294 सीटों में से 90 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को भेजा जाना चाहिए, जबकि बाकी सीटों पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के बीच हो। पूरे मामले को लेकर जहां एक और हुमायूं कबीर पर सांप्रदायिकता को भड़काने का आरोप लग रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी भी तुष्टीकरण की राजनीति का समर्थन करने को लेकर निशाने पर है। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी से हुमायूं कबीर का निलंबन महज एक नाटक है और छिपे तौर पर हुमायूं कबीर की सांप्रदायिक राजनीति को ममता सरकार के प्रशासन और पुलिस का पूरा समर्थन हासिल है। खतरनाक कदम है बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। ममता बनर्जी ने जो सांप्रदायिक राजनीति की है, एक समुदाय को सामने रखते हुए उनके हितों की रक्षा करते हुए, उसका ही आप देख रहे हैं चेहरा। ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है। बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है, इनका विरोध करता रहूंगा। वो बाबर जिसने गंगा, यमुना, सरयू हिंदुओं के खून से लाल कर दी, अत्याचार किए, मंदिर ढा दिए, उसके नाम का स्मारक या कोई भी वस्तु देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। वहीं कांग्रेस ने मामले को पूरी तरह राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित बताया है। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। दूसरी ओर मुस्लिम विद्वान भी पूरे प्रकरण को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो ये बाबर जो है, ये क्या मतलब हमारे लिए इतने आइडियल लोग हैं कि उनके लिए हम इंसानी जानों को भी परवाह ना करें, और हिंदुस्तान के अंदर जो एक यकजहती और भाईचारे का माहौल है उसको ख़राब करने वालों को मौके फराहम करें। हुमायूं कबीर को चाहिए कि अकल के नाखून लें और बाबरी मस्जिद के नाम से उत्तेजनात्मक कार्रवाई करने से कोई देश में फ़ायदा मुस्लिम्स को नहीं पहुंचने वाला है। हमारे लिए बाबर के नाम से किसी मस्जिद, हुमायूं के नाम से किसी मस्जिद की कोई अहमियत नहीं है। हुमायूं कबीर के विवादित बयान के बाद निलंबन के जरिए टीएमसी ने भले ही इस विधायक से दूरी बना ली है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राजनीतिक स्टंट के जरिए ममता बनर्जी छिपे तौर पर अपने वोट बैंक का एजेंडा सेट करने में व्यस्त हैं। सौरव दत्ता के साथ प्रसेनजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मामले में पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने कहा है कि किसी भी स्थिति में कानून और व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट के कर्तव्य है, जो कुछ आवश्यक कार्यवाही जरूर करना है। आज पीसफुल procession was there, event was carried in a very peaceful manner. We are watching. Under no circumstances will anybody be allowed to take the law into their hands. What we need is peace in society. I appreciate and compliment the people of Bengal
for taking this event very calmly, peacefully. And the Supreme Court, the High Court also has made it very clear that it is a bounden duty of the state government to maintain law and order. As governor, I will not allow anyone to encroach into the maintenance of law and order in the state of West Bengal. This issue has been placed before the consideration of the Honorable High Court. The Honorable High Court has given its verdict. I am not a higher court to comment on that. और रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में दिए गए रात्रि भोज के दौरान राहुल गांधी को न्योता नहीं दिए जाने के मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने का आरोप लगाया तो राहुल गांधी के संविधान पर दिए गए बयान पर भी भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को तथ्यों के साथ घेरा है। इतिहास के तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के मुद्दे पर सोनिया गांधी के बयान पर भी भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस की गलतियों को भाजपा सरकार सुधार रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आमंत्रित न किए जाने पर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। भाजपा नेता का आरोप है कि अक्सर अपने संवैधानिक पद की मर्यादा न रखने वाले कांग्रेस नेता को अचानक अपनी भूमिका का याद आना हास्यास्पद है। कांग्रेस के विरोध को गैर जरूरी बताते हुए भाजपा ने इसे महज राजनीतिक करार दिया है। 15 अगस्त 2025 राहुल गांधी जी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए रेड फोर्ट जाना था, वो वहां नहीं गए। इसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड पर आपको न्योता गया 2025, आप वहां भी नहीं गए। क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था कि आप वहां उपस्थित हो? वहीं सोनिया गांधी के बीजेपी पर इतिहास के तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप पर भी भाजपा नेता ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। अपनी गलत नीतियों की वजह से भारत की भूमि पाकिस्तान के कब्जे में आने दी, यह है लेगेसी। इस पे सोनिया गांधी जी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। जो ऐतिहासिक भूल चाचा नेहरू जी ने करी है, उनका भुगतान करते हुए सुधार कर रहा है, जैसे अनुच्छेद 370 के बारे में मैंने आपको बताया। बीजेपी ने राहुल गांधी के संविधान को बचाने के बयान पर भी जवाब दिया और कहा कि सबसे ज्यादा संविधान विरोधी कार्य यदि किसी ने किया है तो वो है कांग्रेस पार्टी। जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने संविधान की हत्या की, संविधान पर जंजीरें लगा दी थी, वो कांग्रेस के नेता को कोई अधिकार नहीं है संविधान पर बोलने का। संविधान को एक बार खतरा हुआ तो कांग्रेस से हुआ। इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। हालिया बयानों के बाद भी बीजेपी ने तथ्यों को सामने रखकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरा है। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नए आयाम जोड़ने का काम करेगी। विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि ये रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा कई मायनों में बेहद अहम है। दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए हैं, इसका फायदा बहुत बड़े स्तर पर भारत को मिलने वाला है। डिफेंस सेक्टर से लेकर व्यापारिक गतिविधियों में हुए समझौते 2030 तक $100 अरब के लक्ष्य को जल्द ही हासिल करने में मदद करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने दोनों देशों की मित्रता को नई मजबूती दी है। रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 7 क्षेत्रों में 16 समझौते हुए। विशेषज्ञ मानते हैं कि समझौतों के जरिए दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक संबंधों में नया आयाम जुड़ेगा। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा काफ़ी सफल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल के बाद जो ये यात्रा हुई है, इसके कई ठोस परिणाम निकले हैं। सबसे मुख्य परिणाम यही है कि अब दोनों सरकारें कटिबद्ध हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके दोनों देशों के व्यापार के जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, उनको ज़्यादा मजबूत किया जाए। The agenda of discussions was very wide
It included bilateral relations, it included global issues, the Russia-Ukraine conflict and how to bring peace to that region which has been seeing conflict for the last about 4 years. That was also discussed. पिछले कुछ सालों में आप देख रहे हैं कि भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए अपने कूटनीतिक जो पूंजी है उसको बहुत रिफाइन किया है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, MOUs, डिफेंस डील्स, ये सब तो होंगे ही, लेकिन इस तरह से श्रेष्ठता से जो भारत ने रशिया के साथ अपनी एक सामरिक चुनाव के तहत अपने संबंधों को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। रूस के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी घनिष्ठता का असर वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी देखने को मिला, जहां रूसी विभाग के छात्रों और शिक्षकों में विशेष उत्साह रहा। छात्रों ने पुतिन की यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि रूसी भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब रूस की यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। शिक्षकों ने भारत रूस संबंधों को ऐतिहासिक और मजबूत बताते हुए उम्मीद जताई कि ये सहयोग आगे और बढ़ेगा। छात्रों ने रूसी अभिवादन शैली का उल्लेख करते हुए भारत रूस दोस्ती को भाई भाई की भावना वाला रिश्ता बताया और कहा कि नई दिल्ली में रूसी भाषा से जुड़ी नई शाखा खुलने से उन्हें काफी लाभ मिलेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है हमारे विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं रूसी भाषा उनके लिए, ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए रूस इस एजेंसी के थ्रू रूस की यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ सकेंगे। तो हम लोग बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को रशियन पढ़कर, और आगे भी इसमें हम अच्छा स्कोप देखना चाहेंगे और ट्राई करना चाहेंगे। भारत और रशिया का हमेशा से जो संबंध है वो अच्छा रहा है और चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये रिलेशन और ऐसा ही बरकरार रहे। दिल्ली में एक ब्रांच खुल रही है जिसकी वजह से बहुत एक हेल्प होगा, और हम भाई भाई का बहुत यूज़ करते हैं, तो रशिया इंडिया ब्राच्या ग्रासविच। अनोखे ऐतिहासिक संबंधों के साथ रूस के राष्ट्रपति की ये भारत यात्रा कई अहम क्षेत्रों में आपसी सहयोग के जरिए दोनों देशों की मित्रता को नया आयाम देने वाली साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इंडिगो एयरलाइंस की लगातार कैंसिल होती फ्लाइट्स का सिलसिला आज भी जारी रहा, लेकिन बीते दिनों के मुकाबले स्थिति में थोड़ा सुधार भी दिख रहा है। केंद्र सरकार ने हालात को सुधारने के लिए कंट्रोल रूम बनाया, तो तय दूरी तक के लिए किराए भी अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। सरकार ने इंडिगो से कैंसिल फ्लाइट की रकम को तुरंत रिफंड करने का आदेश दिया है, तो इंडिगो ने भी हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया है। इसी बीच यात्रियों को आज भी फाइल कैंसिल होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ हुआ है अब तक, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडिगो एयरलाइन कंपनी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसके कारण शनिवार को भी इंडिगो की उड़ान में देरी और रद्द होने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि इंडिगो ने शनिवार को घोषणा की है कि वो हाल के व्यवधानों के बाद देश भर में अपनी संचालन व्यवस्था को तेजी से सामान्य कर रही है। एयरलाइन के मुताबिक शनिवार को उड़ान रद्द होने की संख्या 850 से कम हो गई है, जो पिछले दिन की तुलना में काफी कम है। कोई मैसेज नहीं है, मैसेज है फ्लाइट ऑन टाइम, फ्लाइट ऑन टाइम। इतना झूठ कि ये भी बोला कि क्रू पायलट हमने अरेंज कर लिया है, वो आ रहा है, फिर बोला पायलट एक्सीडेंट हो गया। ये और बैगेज यहाँ रख रहे हैं, ये बोल देते कि फ्लाइट नहीं है, कैंसिल कर देते, हम कोई और हॉपिंग फ्लाइट करते। इमरजेंसी में मेरी बिटिया की एंगेजमेंट है, हमने मुंबई पहुंचना है, वो तो कैंसिलेशन और वो तो बाद में कर लेंगे, पर कोई यहाँ बात करने को नहीं है। देखो देयर इज एनकाउंटर, कैसे बात करें। इस बीच शनिवार को नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि केंद्र सरकार इंडिगो की सेवाओं में आई रुकावट को लेकर गंभीर है। केंद्र सरकार ने इंडिगो की सेवाओं में रुकावट के कारण यात्रियों को हुई परेशानियों को बहुत गंभीरता से लिया है। डीजीसीए के FTTL आदेशों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। एयर सेफ्टी से समझौता किए बिना और यात्रियों के हितों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मंत्रालय में एक 24/7 कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। भारत सरकार ने इस रुकावट की उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला किया है। वहीं नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो को सभी लंबित यात्री रिफंड बिना किसी देरी से जारी करने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। एयरलाइनों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वे उन यात्रियों से कोई भी रीशेड्यूलिंग शुल्क न लें जिनकी यात्रा योजनाएं उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित हुई हैं। मंत्रालय ने इंडिगो को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उड़ानों के रद्द होने या देरी के कारण यात्रियों से अलग हुए सभी सामान का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर यानी यात्री के निवास या चुने पते पर पहुंचा दिया जाए। विमानन क्षेत्र में चल रहे मौजूदा व्यवधान के बीच कुछ एयरलाइंस द्वारा असामान्य रूप से अधिक हवाई किराया वसूले जाने की शिकायतों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। यात्रियों को अवसरवादी मूल्य निर्धारण से बचाने के लिए मंत्रालय ने अपने नियामक अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी प्रभावित रूटों पर फेयर कैप लागू किया है। अब एयरलाइंस डोमेस्टिक शेड्यूल से ज्यादा किराया नहीं ले सकेंगे। 500 किलोमीटर तक के स्टेज के लिए ज्यादा से ज्यादा 7,500 रुपए, वही 500 से 1000 किलोमीटर तक के स्टेज के लिए ज्यादा से ज्यादा किराया 12,000 और 1000 से 1500 किलोमीटर तक के स्टेज के लिए ज्यादा से ज्यादा किराया 15,000 तय किया गया है। इंडिगो के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए भारतीय रेलवे भी एक्टिव हो चुका है। यात्रियों की सहूलियत और यात्रा के लिए सीट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने 37 ट्रेन में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं। इसके तहत दक्षिण रेलवे ने 18 ट्रेनों में सबसे अधिक अतिरिक्त कोच जोड़े हैं, जबकि उत्तरी रेलवे ने 8 ट्रेन में AC 3 टायर कोच और चेयर कार कोच जोड़े हैं। इसके अलावा पश्चिमी, पूर्वी तट, पूर्वोत्तर सीमांत रेल जोन की ट्रेनों में भी कोच बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा वंदे भारत स्पेशल और नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। और देश भर में इंडिगो की हवाई सेवाएं बाधित होने से हवाई यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को एयरलाइन की बढ़ती देरी, रद्दीकरण और परिचालन विफलताओं के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। नियामक ने उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है और चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इंडिगो की उड़ानें लगातार 5वें दिन भी बाधित रहीं, जिससे देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे और परेशान हैं। ऐसे में अधिकारियों द्वारा उठाया गया अब तक का ये सबसे बड़ा और कड़ा कदम है। DGCA ने एयरलाइन पर कॉकपिट क्रू के लिए संशोधित ड्यूटी और आराम मानदंडों की खराब योजना बनाने, विमान नियमों और कई नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का उल्लंघन करने और प्रभावित यात्रियों को अनिवार्य सहायता प्रदान करने में विफलता का आरोप लगाया है। CEO को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराते हुए नियामक ने चेतावनी दी है कि असंतोषजनक जवाब देने पर वित्तीय प्रतिबंधों और संभावित परिचालन प्रतिबंधों सहित दंड लगाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गुजरात के दौरे पर हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति का गुजरात का ये उनका पहला दौरा है। उपराष्ट्रपति एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। This is my first official visit to this great land of Mahatma Gandhi ji and Sardar Vallabhbhai Patel ji since assuming the office of Vice President of India. This Pathayatra has been a celebration of the eternal spirit that resides in the heart of India, the spirit of unity, the spirit of duty and the spirit of nation building. More than 14 lakh youth participating in over 1,300 Pathayatras across India is a powerful message that the flame of unity ignited by Sardar Vallabhbhai Patel ji continues to light and it will be bright forever. The sacred soil Ekta Nagar on the banks of the Narmada river reminds us of Sardar Patel ji's towering leadership, which weaved together more than 560 princely states into our great nation, that is our Mother Bharat.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वावथराद जिले में बनास डेयरी द्वारा नवनिर्मित बायो सीएनजी और फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन और 150 टन के पावर प्लांट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्वेत क्रांति 2.0 के लिए कई बड़े लक्ष्य रखे हैं। अमित शाह ने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पुनर्गठित राष्ट्रीय डेयरी योजना और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इन चारों स्तंभों के साथ श्वेत क्रांति 2.0 जरूर सफल होगी। ये प्रोग्राम वावथराद जिले के देवदार तालुका में सनाधार डेयरी में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के एक डेलीगेशन की मौजूदगी में ऑर्गेनाइज किया गया था। अमित शाह ने सनाधार डेयरी में बनास रेडियो स्टेशन, आलू प्लांट और आइसक्रीम प्लांट का भी दौरा किया। साथ ही उन्होंने पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर्स और बनास डेयरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ भी मीटिंग की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एमिटी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने बड़ी संख्या में छात्रों को विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं वर्षगांठ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की सोच और उनकी प्रतिबद्धता थी जिसने पूरे देश को एक किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश विदेश में अपना नाम रोशन करें, लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों को कभी न भूलें। उन्होंने कहा कि हमें आधुनिकता के साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी संजोना है, जो कि हमारी पहचान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके 150वीं वर्षगांठ हम इस वर्ष मना रहे हैं, ये उनकी सोच थी, उनकी ताकत थी, उनकी प्रतिबद्धता थी कि उन्होंने पूरे देश को एक किया। कश्मीर उन्होंने नहीं देखा, कश्मीर किसी और के पास छोड़ दिया। उस चक्कर में कश्मीर को जोड़ते जोड़ते वर्षों निकल गए और 5 अगस्त 2019 को जाके जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से निकला, तब जाके मैं समझता हूं पूरी तरीके से भारत एक। और वहीं कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में आए छात्रों को विभिन्न विषयों में पीएचडी के साथ ही अन्य डिग्रियां भी प्रदान की गई। छात्रों ने कहा कि वे पूरी क्षमता से देश के विकास और विकसित भारत में अपना योगदान देंगे। I am very keen to contribute my real research from pharmaceutical chemistry to developing India, और जो विकसित भारत का जो भी आंदोलन है या उसमें जो भी है माध्यम, तो उसमें हमारा जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी न्यू ड्रग डेवलपमेंट है, न्यू ड्रग डिज़ाइन है और एंटी डायबिटिक एक्टिविटी को लेके हम जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वी विल बी ऑलवेज देयर। हमारा ये उद्देश्य रहेगा आगे, अगर मैं जो वर्क करूँगा कि हम लोग को जो हर्बल ड्रग्स आती है, मेडिसिनल ड्रग आती है, वो सही और बिल्कुल एक्यूरेट ड्रग के रूप में मिले, ताकि उसका अच्छा से अच्छा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़े और फायदा हो उसका। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने झारखंड का 2 दिवसीय दौरा किया। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने देवघर में झारखंड भाजपा की कोर कमेटी के साथ बैठक की और पार्टी के सम्मेलन को संबोधित कर नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। नड्डा ने 2 जिलों कार्यालयों का भी उद्घाटन किया है और उन्होंने बाबाधाम में पूजा अर्चना की और एम्स में बैठक कर बेहतर स्वास्थ्य सेवा पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने झारखंड के देवघर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीति की रिवायत बदली है। श्री नड्डा ने कहा कि देश में तुष्टीकरण और जातिवादी राजनीति के स्थान पर अब सेवा और विकास की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। जो राजनीति के काम करने का तरीका था, उसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस रवायत को, उस संस्कृति को, उस धर्रे को, उस कार्य करने के तरीके को बिल्कुल बदल डाला है और एक नई राजनीति को उन्होंने खड़ा किया है। श्री नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जहां जनजातीय समाज की उपेक्षा करती है, वहीं घुसपैठियों की वकालत करती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झामुमो पर भी हमला बोला और राज्य सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चुनावी वायदे भी याद दिलाए। घुसपैठियों के वकील बनकर के खड़े होते हैं तो कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है, ये आपको याद रखना चाहिए।
और जहां तक हमारे हेमंत सोरेन साहब की सरकार का सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं तो यही कहूंगा कि अब इस जेएमएम से मुक्ति मोर्चा कराने की आवश्यकता है। अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में उन्होंने देवघर और गुमला जिला कार्यालय का भी उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने बताया कि देश के 787 जिला कार्यालयों में से अब तक 617 बनकर तैयार हो चुके हैं। मुझे खुशी है कि 615 कार्यालय बन चुके हैं और आज 2 कार्यालय जुड़ गए, देवघर और गुमला 617 कार्यालय बन गए हैं। इस बात को हमको आपसे बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड भाजपा की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक भी की और उन्हें संगठन विस्तार और मजबूती के टिप्स दिए। उन्होंने इस दौरान सांगठनिक गतिविधियों की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। संगठन के पदाधिकारी से विचार विमर्श हुआ, संगठन का पदाधिकारी कामकाज, किस क्षेत्र में कैसे कामकाज संगठन का, यही सब बारे में चर्चा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। इस दौरान पुरोहितों ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कराई और मौके पर धर्म रक्षणी सभा द्वारा उनका स्वागत किया गया। नया उत्साह मिला है, प्रेरणा मिली है बाबा वैद्यनाथ धाम के आशीर्वाद से, वो मैं सहयोग करके ले जा रहा हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देवघर एम्स में बैठक कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और बेहतर स्वास्थ्य सेवा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए इस क्षेत्र में लगातार पहल हो रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए मैं दिवाकर कुमार। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद समेत उनके समर्थकों व मददगारों से जुड़े आतंकियों पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। नई दिल्ली में आयोजित काउंटर टेररिज्म पर 21वीं जॉइंट वर्किंग ग्रुप कमेटी मीटिंग और 7वें डेजिग्नेशन डायलॉग में दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के अधिकारियों ने टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल, टेरर फंडिंग और ड्रोन, UAVs व AI के जरिए बढ़ते खतरों की व्यापक समीक्षा की है। भारत और अमेरिका ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले और दिल्ली के लाल किले के पास हाल में हुई आतंकी घटना की कड़ी निंदा की है और इस मीटिंग में ISIS, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद पर संयुक्त राष्ट्र की UN 1267 कमेटी के तहत अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की मांग को दोहराया गया है। इसमें वैश्विक स्तर पर संपत्ति फ्रीज, यात्रा पर रोक और हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध शामिल है। दोनों देशों ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आतंक फैलाने की हर कोशिश का मिलकर मुकाबला किया जाएगा। और यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम लगाने की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके लिए पश्चिमी यूपी के मंडलायुक्त ने राज्य सरकार को एक हाईटेक डिटेंशन सेंटर का डेमो भेजा है। इस डिटेंशन सेंटर में 15,000 लोगों को रखने की क्षमता है। साथ ही सुरक्षा के कड़े और फेस रिकॉग्निशन जैसे आधुनिक इंतजाम भी हैं। इसी हाईटेक डिटेंशन सेंटर के मॉडल पर पूर्व DGP A.K. जैन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस मॉडल को सही बताया है और केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की सिफारिश को भी सही ठहराया है। फेशियल रिकॉग्निशन, थंब इम्प्रेशन, CCTV कंट्रोल रूम, इन सब की व्यवस्था अगर की जाएगी तो बेहतर रहेगा। महिलाओं को, पुरुषों को एक ही डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 15,000 तक डिज़ाइन करने की बात है। अगर इससे अधिक संख्या होती है तो एक से अधिक डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी प्रारंभ में 15,000 से अधिक की क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे उनके पते कंफर्म होते जाएंगे कि वो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, उनको बॉर्डर पार कराने की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे कि और नए लोग डिटेंशन सेंटर में आ सकें। अभिजीत जोग की लिखी किताब भारत दैट्स इज इंडिया का विमोचन शनिवार को दिल्ली में हुआ। इस किताब के विमोचन पर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने किताब की वर्तमान समय में प्रासंगिकता को बताया। कैसे किताब समाज के लिए जरूरी है, इस अवसर पर बोलते हुए इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष राम माधव ने कहा कि भारत में लोकतंत्र है और यही वजह रही है कि इंडिया या भारत तक के नाम को लेकर चर्चा हुई।
आज़ादी के बाद आज़ाद भारत कैसा होगा इसकी भी सोच उस समय की गई थी। वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि समय के साथ शब्दों का अर्थ बदल जाता है। वहीं IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने किताब की तारीफ करते हुए कहा कि भारत दैट्स इंडिया को पढ़ने से दो शब्दों के भ्रम, राष्ट्र और हिंदुत्व समझने में मदद मिलती है। कई दफा समय के साथ शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन आ जाता है। अब हमने साधारणतया स्वीकार कर लिया है कि रिलीजन का अनुवाद धर्म है, जो मेरी समझ से बिल्कुल भी सही नहीं है। अमृत कोश में धर्म की 18 परिभाषाएं दी हुई हैं। उसमें जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो परिभाषा बनती है जो रिलीजन का जिससे सेंस निकलता है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बट शायद आपको जानकारी होगा कि इस विषय को लेकर संविधान सभा में बड़ी बहस चली। पहले प्रस्ताव इतना ही था, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फिर बहस चली, भाई इंडिया कहना है कि भारत कहना है। कई लोगों का मत था कि भारत कहना है, पर कई लोगों का यह भी मत था कि भाई इस देश का तो दुनिया में नाम इंडिया है। फाइनली एज ए कॉम्प्रोमाइज आखिरी मिनट में 1949 के मध्य में एक कॉम्प्रोमाइज निकाला गया, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और सर्दियों में उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने राहत देते हुए 89 स्पेशल ट्रेनें या इनकी सेवाएं शुरू की हैं और ये ट्रेनें अगले 3 दिनों में विभिन्न जोनों में 100 से अधिक फेरे लगाएंगी। सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न, साउथ सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न रेलवे सहित कई जोनों ने पुणे, मुंबई, हावड़ा, सियालदह, गोरखपुर, पटना और दरभंगा समेत प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। इसके साथ उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे भी नई दिल्ली, उदयपुर, त्रिवेंद्रम, जयपुर और बेंगलुरु के लिए विशेष सेवाएं चला रहे हैं। रेलवे ने बताया कि इन अतिरिक्त सेवाओं का उद्देश्य बढ़ती मांग को पूरा करना और यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। नई ट्रेनों के संचालन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों का वैकल्पिक और सुविधाजनक विकल्प उन्हें मिलेंगे। रेलवे ने यह भी बताया कि भीड़ वाले रूटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से लेखकों, पत्रकारों और शिक्षकों का तीसरा समूह आज वाराणसी पहुंचा। वाराणसी पहुंचने पर इन समूहों का जोरदार स्वागत किया गया। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आज 5वां दिन है और तमिलनाडु से लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में लेखक, पत्रकार और शिक्षकों के तीसरे समूह का भी आज वाराणसी में आगमन हुआ। समूह के आगमन पर काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिकारियों ने पुष्प वर्षा के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया। चारों तरफ एक ही मंत्र, विश्वेश्वराय 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 से पूरा वातावरण गुंजायमान है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर सभी अभिभूत हैं। We have had beautiful darshan of our Kashi Vishwanath, and then we will be having darshan of Visalakshi and Annapurni. We had a wonderful boat ride, that is cruise ride, which has covered almost all the ghats so beautifully and so nicely. स्वागत के उपरांत समूह के सभी सदस्यों को मंदिर प्रशासन द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के भव्य कॉरिडोर का विस्तृत भ्रमण करवाया गया। सभी अतिथियों के लिए मंदिर द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में सभी ने भोजन किया।
अन्न क्षेत्र में परोसे गए प्रसाद ने भी सभी को काशी की सेवा, परंपरा और अतिथि भावना का गहरा अनुभव कराया। समूह में शामिल लोगों ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने काशी तमिल संगमम के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। ये काशी तमिल संगम नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा दर्शन मिला है, अरेंजमेंट्स पक्का है। वी आर वेरी हैप्पी। आई हैव कम हियर बिफोर 20 years or 27 years बैक मुझे इधर आया है, लेकिन लॉट ऑफ डिफरेंस, आई कैन सी अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस ओनली बाय गॉड्स विल एंड ऑनरेबल सीएम एंड ऑनरेबल पीएम, उनको हम बहुत बधाई देते हैं। आई आर वेरी थैंकफुल टू देम। एक्सेलेंट अरेंजमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल तमिल पीपल। वी विल रिमेंबर दिस विद ग्रैटिट्यूड फॉर एवर। थैंक यू सर। काशी तमिल संगमम के तृतीय समूह का गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ के दर्शन और भ्रमण दो संस्कृतियों के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के साथ ही ये दिवस काशी और तमिल परंपराओं के संगम का महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर लोगों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। काशी विश्वनाथ के दर्शन पाने के बाद तमिलनाडु से आए लोगों के लिए अब सौभाग्य की बात है। इस बार जो समूह आया है उसको आने का मौका मिला गंगा के माध्यम के बीच से, क्रूज के माध्यम से। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, शंकराचार्य चौक, वाराणसी। और काशी तमिल संगमम 4.0 की सांस्कृतिक यात्रा आज प्रयागराज की पावन धरती पर भाव, भक्ति और परंपरा के अद्भुत संगम का साक्षी बनी। बनारस से आए तमिल शिक्षकों ने यहां श्रद्धा की डोर को और भी मजबूत किया। प्रयागराज से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बनारस से निकले तमिल शिक्षकों ने प्रयागराज की पावन धारा पर कदम रखे तो ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वेशभूषा में हुए स्वागत ने माहौल को उत्सव में बदल दिया। जिला प्रशासन और शिक्षा मंत्रालय की ओर से हुआ ये सम्मान, उनके चेहरों पर मुस्कान और मन में अपनापन भर गया। प्रयागराज में तमिलनाडु और उत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत एक साथ खिल उठी। प्रतिभागियों ने पांडु लिपियों के दुर्लभ संग्रह को निहारा, जहां अक्षरों में इतिहास धड़कता है। फिर वो घड़ी भी आई जब सभी संगम की ओर बढ़े। त्रिवेणी के पवित्र जल में डुबकी लगाई। कोई गंगा जल भर साथ ले गया तो किसी ने पावन मिट्टी को माथे से लगाया। सरकारी और सेंट्रल सरकारी दोनों मिला के अच्छी व्यवस्था किया है। हम तमिल लोग सभी वो बहुत खुशी है सभी लोग को, और हमारी मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी दोनों को हम प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। यात्रा का अगला पड़ाव था बड़े हनुमान मंदिर। लेटे हुए स्वरूप में बजरंगबली के दर्शन कर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। वर्षों पुरानी मान्यता और दिव्यता ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। ये पल उनके जीवन भर का स्मरण बन गया। Unforgettable incident in my life. The UP government officials and the MP of Parliament are a great warm welcome to us. I am feel that the students give a warm welcome and some drums there. I look like it is in my native place. I feel that in my native place for that. The peoples are very much enjoyed. The people of Prayaga and Kashi and all are welcome us in a great warm welcome to us. अंतिम पड़ाव रहा स्वामी नारायण मंदिर, जहां तमिल शिक्षकों और प्रतिभागियों ने गुजराती स्थापत्य कला की भव्यता को निहारते हुए भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का अनूठा संगम महसूस किया। संपूर्ण यात्रा भक्ति, संस्कृति और भावनाओं से भरी रही और अब ये कारवां श्रद्धा की इसी डोर को थामे अयोध्या की ओर आगे बढ़ चला है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आज KTS 4.0 के दूसरे बैच ने स्नान किया और मानो ऐसा लगा कि KTS 4.0 न सिर्फ गंगा, यमुना, सरस्वती के मिलन का संगम है, बल्कि वो काशी और तमिल संस्कृति के मिलन का भी संगम है। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम जारी है।
चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 50.93 करोड़ से ज्यादा यानी 99.93% एनुमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। वहीं लगभग 49 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं और चुनाव आयोग के अनुसार गोवा और लक्षद्वीप में गणना प्रपत्र का 100% वितरण सबसे पहले हुआ है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 43 लाख से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख से ज्यादा फॉर्म वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 73 लाख, राजस्थान में 5 करोड़ 46 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। इसके अलावा पुडुचेरी में 10 लाख 21 हजार से ज्यादा एनुमरेशन फॉर्म वितरित किए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन की अवहेलना मामले में रांची स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अदालत में 7-7 हजार के 2 बेल बॉन्ड भरे गए हैं, जिसके बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। अब इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। ईडी की तरफ से दर्ज शिकायत में कहा गया था कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में 10 समन भेजे गए थे। इन 10 समन में से हेमंत सोरेन सिर्फ 2 पर ही ईडी के सामने पेश हुए थे। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि हेमंत सोरेन का यह रवैया समन की अवहेलना की लिस्ट में आता है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। गुजरात के केवड़िया में 10 दिवसीय राष्ट्रीय एकता पद यात्रा का भव्य समापन समारोह हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एकता पद यात्रा में हिस्सा लिया। करमसद से केवड़िया तक 180 किलोमीटर की पद यात्रा में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागालैंड दौरे के बाद कहा कि हॉर्निबल फेस्टिवल राज्य की समृद्ध संस्कृति और आर्थिक क्षमता का सिर्फ एक अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नागालैंड की असली ताकत वहां के लोगों और उनकी धरोहर में बसती है, जिसे दुनिया को जानना और अनुभव करना चाहिए। क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की 4 और 5 दिसंबर को बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान चारों देशों ने आतंकवाद को मानवता विरोधी अपराध बताते हुए कहा कि किसी भी रूप में आतंकी गतिविधियों, उनके नेटवर्क, वित्तपोषण, हथियार उपलब्ध कराने और प्रचार प्रसार को सख्ती से रोका जाएगा। छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित बीजापुर और अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दंतेवाड़ा पुलिस और सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन ने ग्राम पल्लेवाया में नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किया है। ये वही इलाका है जो लंबे समय तक माओवादियों का कोर जोन रहा। कर्नाटक की बेलगावी में अग्निवीर वायु के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अग्निवीर वायु इनटेक फरवरी 2025 की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीर वायु को सम्मानित भी किया गया। परेड को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका की मदद के लिए भारतीय सेना ने एक और बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली कैंट स्थित इंजीनियर्स स्टोर्स डिपो से 3 सेट बेली ब्रिज कोलंबो भेजे गए हैं। ये पुल निवासियों, राहत दलों और पुनर्वास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। भारत ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 271 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी की मदद से 40वें ओवर में हासिल कर लिया। सॉल्वेशन आर्मी की वार्षिक रेड कैटल सर्विस मिजोरम की राजधानी आइजोल में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इस सेवा के तहत जरूरतमंदों की मदद के लिए सड़कों पर दान की कैटल्स और क्रिसमस कैरोल की गूंज सुनाई दे रही है। 134 साल पुरानी वैश्विक परंपरा का हिस्सा 2025 का यह अभियान टेरिटोरियल कमांडर कर्नल लाल बुलियाना द्वारा शुरू किया गया। अगले कुछ हफ्तों तक 27 कोर बैंड हर शनिवार को आइजोल में दान एकत्र करेंगे और इस अभियान का लक्ष्य पिछले साल के 4,15,255 रुपए के संग्रह को पार करना है। क्रिसमस से पहले समुदाय के नेताओं के परामर्श से सभी आय स्थानीय परिवारों में वितरित की जाएगी। आइजोल में वार्षिक रेड कैटल क्रिसमस अभियान सॉल्वेशन आर्मी ने शुरू किया। वार्षिक रेड कैटल क्रिसमस अभियान सड़कों पर रखी दान की केटल्स जरूरतमंदों के लिए जुटे लोग आइजोल की सड़कों पर कैरोल और करुणा की डबल गूंज दान की पूरी राशि स्थानीय जरूरतमंद परिवारों में वितरित की जाएगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में इन दिनों प्रवासी पक्षियों ने डेरा डाला हुआ है। इन दुर्लभ प्रजातियों को देखने के लिए पर्यटक और बर्ड
वॉचिंग के शौकीन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब तक 300 से अधिक पक्षियों को कैमरे में कैद किया जा चुका है। नंदा देवी और केदारनाथ बायोस्फीयर रिजर्व के जंगल इन दिनों पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार हैं। स्थानीय लोगों से लेकर विशेषज्ञ तक सभी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जानकार बताते हैं कि ये पक्षी बेहद ठंडे इलाकों में हर साल अक्टूबर के आसपास उत्तराखंड पहुंचते हैं और मार्च से अप्रैल तक यहां डेरा डालते हैं। वहीं बर्ड वॉचिंग विशेषज्ञों के अनुसार औली क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए खास पसंदीदा जगह है और अब तक यहां 297 तरह की पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड दर्ज किया जा चुका है। अभी जो बर्ड काउंट के दौरान जो है काफ़ी उत्साह जो है यहाँ पे बर्ड वॉचरों में नज़र आया, पक्षी प्रेमियों में नज़र आया। खासकर ज्योतिर्मठ हिमालय का जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का जो क्षेत्र है वो एक नए जो बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, जिसको लेकर के पक्षी प्रेमी भी जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। दक्षिण सूडान के दक्षिण कोर्डोफान राज्य में एक अर्धसैनिक बलों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 33 बच्चों समेत 50 लोग मारे गए। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क का कहना है कि कलोगी शहर में घटनास्थल पर मौजूद पैरामेडिक्स को भी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने निशाना बनाया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर खबर की बारीकी से होती है